तो देश भर से ट्यूलिप गार्डन आने वाले पर्यटकों से निश्चित रूप से शायराना अंदाज में क्या सवाल करते हैं। मुझे लगता है आप सबको उनकी वो लाइन याद होगी, कौन देता है जान फूलों पर, कौन देता है जान फूलों पर, कौन करता है बात फूलों की। और फिर मुझे लगता है खुद ही जवाब देने के लिए मखदूम साहब गुनगुनाते कि फूल खिलते रहेंगे दुनिया में, फूल खिलते रहेंगे दुनिया में, रोज निकलेगी बात फूलों की, रोज निकलेगी बात फूलों की। जहां सिर्फ फूलों की बात होती है, ऐसे एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन में मैं आप सभी का इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं। विशेष रूप से इस गार्डन में काम कर रहे सैकड़ों गार्डनर्स का, कामगारों का मैं विशेष रूप से अभिनंदन करना चाहता हूं, उनके प्रति आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने बड़े जतन से, बड़ी मेहनत से इस बाग को सजाया है और कायनात के सभी रंग फूलों के माध्यम से हमारे लिए, आपके लिए उकेरा है। 30 हेक्टेयर में फैले 68 वैरायटी के 16 लाख ट्यूलिप बल्ब का उत्सव। सबसे पहले मैं सभी कामगारों के धैर्य, उनकी तपस्या और उनकी मेहनत को समर्पित करता हूं। जैसा अभी हमारे सेक्रेटरी फ्लोरिकल्चर ने बताया, पिछले साल 3,60,000 लोग आए थे ट्यूलिप गार्डन देखने के लिए। इस गार्डन की स्थापना 2008 से लेकर अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है और मुझे उम्मीद है कि इस साल ये संख्या और बढ़ने वाली है। मैं सभी देशवासियों का आह्वान करता हूं वो जम्मू कश्मीर जरूर आएं और ट्यूलिप फेस्टिवल के साथ साथ जम्मू कश्मीर के आतिथ्य का भी भरपूर आनंद उठाएं। मित्रों, पिछले 2 सालों से ट्यूलिप गार्डन घूमकर वापस जाने वाले अनेक पर्यटकों से मुझे मिलने का अवसर मिला है। उनके अनुभवों को सुनकर मुझे आश्चर्य होता है कि कैसे जबरवान फुटहिल्स के इस 30 हेक्टेयर में फैले बाग में संस्कृति तथा प्राकृतिक सौंदर्य को देखने की, उसे समझने की आदत को ही बदल दिया है। ऐसे अनेक लोग जो अपने अनुभव साझा करते हैं, उनके अनुभवों में अवश्य शब्दों की कमी हो सकती है, रहती भी है, लेकिन इस गार्डन का जो प्रतीक है, फूलों के साथ उनका जो संवाद स्थापित हुआ है, वो इस गार्डन का जादू है। उसका स्वाद उनके लफ्जों में जरूर दिखाई पड़ता है, अनुभव भी होता है। मित्रों, इस अवसर पर यह कहना ज्यादा मुनासिब होगा कि आज राष्ट्र के मुकुटमणि का जादू पूरे हिंदुस्तान पर छाने लगा है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में बढ़ती महत्वाकांक्षाओं की एक नए प्रकार की क्रांति शुरू हुई है। आज सुबह ही श्रीनगर में बन रहे एमआर ग्रुप के माल की आधारशिला रखी गई। 250 करोड़ की लागत से 10 लाख स्क्वायर फुट का माल श्रीनगर में आने वाले 3 वर्षों में 3 वर्ष के अंदर ही बन करके तैयार हो जाएगा। उसके बाद इंडिया यूएई इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन था, जिसमें देश के तथा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बड़ी बड़ी कंपनियों ने हिस्सा लिया और उनका उत्साह, उनका कॉन्फिडेंस एमआर को जमीन देने के बाद जो दिखाई पड़ रहा था, मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में वो हेल्थ केयर हो, हॉस्पिटैलिटी हो, हॉर्टिकल्चर हो, टूरिज्म हो, अनेक सेक्टर्स में, एजुकेशन हो, मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही उसके परिणाम जमीन पर हमें दिखाई पड़ेंगे। सभी सम्मानित उद्योगपति जो वहां थे, उत्साह से भरे थे। जम्मू कश्मीर की विकास यात्रा में भागीदार बनने के लिए हमसे ज्यादा उत्सुक थे। ये सच है कि जम्मू कश्मीर की पुरानी पीढ़ी ने बिल्कुल एक अलग माहौल देखा था, इसलिए आज जब नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी एक साथ बैठती है तो वर्तमान से तुलना होती है। यह हकीकत है कि पुरानी पीढ़ी ने पिछले 3 वर्षों में सामाजिक आर्थिक जीवन में ऐसा बदलाव शायद नहीं देखा होगा।
शायद कुछ लोगों ने कल्पना भी नहीं की होगी। ये मात्र समय का बदलाव नहीं है दोस्तों, बल्कि ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, मार्गदर्शन और जम्मू कश्मीर की आवाम के प्रयास, साहस और महत्वाकांक्षाओं की वजह से संभव हुआ है। 70 सालों में देश के बीमारू प्रदेशों ने भी विकास के रास्ते तलाश किए थे, लेकिन राष्ट्र का मुकुटमणि जम्मू कश्मीर पीछे छूट गया था। आज मैं कह सकता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने मात्र 3 वर्षों में जम्मू कश्मीर की तस्वीर और तकदीर दोनों बदलने का काम किया है। न सिर्फ पहले की अपेक्षा 4 गुना 5 गुना इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, बल्कि 7 गुना 8 गुना ज्यादा प्रोजेक्ट हर साल पूरे किए जा रहे हैं। अगर पिछले 3 वर्ष के आंकड़े को देखा जाए तो हर सप्ताह जम्मू कश्मीर में 2 नए स्टार्टअप शुरू हो रहे हैं। 3 साल में 6 लाख से ज्यादा नौजवानों को इंटरप्रेन्योर बनाने में हमें सफलता मिली। यानी हर रोज 580 युवाओं ने अपनी व्यावसायिक यात्रा जम्मू कश्मीर में शुरू की है। हमारे पास नई इंडस्ट्री लगाने के लिए देश विदेश से जितने एप्लीकेशंस आ रहे हैं, अगर उनका संक्षेप में मैं विवरण आपके सामने रखूं तो कोई ऐसा दिन नहीं है रविवार को भी 7-8 प्रार्थना पत्र, 7-8 एप्लीकेशन हमारे पास प्राप्त हो रही है। इस साल फरवरी तक 50 से ज्यादा इंडस्ट्रियल यूनिट ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मात्र 2 सालों में जम्मू कश्मीर डिजिटल सोसाइटी के रूप में ट्रांसफॉर्म हो सका है। 450 से ज्यादा पब्लिक सर्विसेज ऑनलाइन कर दी गई और पिछले साल हर दिन औसतन 12 लाख ही ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड जम्मू कश्मीर ने कायम किया है। ये मात्र आंकड़े नहीं हैं, बल्कि जनता की, यहाँ की आवाम की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समावेशी विकास की दिशा में हुई प्रगति का एक नमूना है, जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। टूरिज्म सेक्टर को देखें तो पिछले साल 1,88 लाख टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आए थे। हमारी यूनियन टेरिटरी के लिए एक नया रिकॉर्ड है और मैं मानता हूं कि इस साल जनवरी फरवरी महज 2 महीने में 4,70,000 टूरिस्ट जम्मू कश्मीर में आ चुका है। मैं वैष्णो देवी यात्रा करने वाले दर्शनार्थियों की संख्या इसमें नहीं जोड़ रहा हूं। ये एक नया रिकॉर्ड है। जो काम रोजमर्रा का मेरा है प्रशासनिक तौर पर उपराज्यपाल के नाते, इसके अलावा एक काम और है, सामाजिक राजनीतिक जीवन में काम करने के कारण देश भर में कहीं न कहीं से रोज 2-4 ऐसे फोन आते हैं, साहब मेरे मेहमान जा रहे हैं, होटल में जगह नहीं मिल रही, कृपया मदद करिए। ये भी एक काम जुड़ गया है और मैं कह सकता हूं कि टूरिज्म सेक्टर से जुड़े लाखों परिवार आज उस बदलाव को दिल की गहराइयों से महसूस करते हैं। मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में जितने भी टूरिस्ट जम्मू कश्मीर आएंगे वो कश्मीर तथा जम्मू दोनों डिवीजन के ट्यूलिप गार्डन का लुत्फ उठा सकेंगे, क्योंकि जैसा फैयाज साहब ने बताया कि सनासर का ट्यूलिप गार्डन भी जो जम्मू रीजन में है अप्रैल महीने में हम खोलने जा रहे हैं। अभी आपको बताया गया अभी 20-25% जो बल्ब्स हैं यहाँ या फूल हैं ब्लूम कर सके। आने वाले हफ्ते 10 दिन में यहाँ का नजारा कुछ और होगा। पर्यटकों के लिए 40 कैनाल एरिया में 25 वैरायटी 2,75,000 ट्यूलिप बल्ब वहां भी लगाए गए। आज हमारा एक एक कदम विकास की प्राथमिकताओं से परिभाषित है। आज जम्मू कश्मीर का एक एक नागरिक अपनी रचनात्मक क्षमता का अनुभव कर रहा है। 3 वर्षों में हमने जो सफलताएं और उपलब्धियां हासिल की हैं, उन सफलताओं का श्रेय मैं जम्मू कश्मीर के जिम्मेदार नागरिकों को देना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर में विकास की ये शुरुआत मात्र है। अनंत संभावनाएं अभी हमारा इंतजार कर रही हैं। परंपरा को आधुनिकता के साथ और विविधता को एकता के साथ मिलाकर हमें आगे बढ़ना होगा। तरक्की की नई मंजिल हमें छूनी है।
बाहर से जो मेहमान आए हैं उनका मैं विशेष रूप से स्वागत करता हूं। दो सामयिक मुद्दे हैं जिन पर चर्चा करना मैं जरूरी समझता हूं। मेयर साहब भी बैठे हैं और मीडिया के हमारे बहुत साथी। पिछले दिनों बड़ा हल्ला मचा था कि जम्मू कश्मीर में संपत्ति कर प्रॉपर्टी टैक्स लग गया है। उस हवाले से मैं 2 मिनट में 2 बातें कहूंगा। मित्रों, हिंदुस्तान के हर शहर में ये प्रॉपर्टी टैक्स पहले से है, हर राज्य में। सबसे बाद में जम्मू कश्मीर में लगा है और लगाते वक्त बड़ी संवेदनशीलता के साथ इस बात का ध्यान रखा गया है कि आम आदमी को कोई तकलीफ न हो। और देश में सबसे कम प्रॉपर्टी टैक्स जम्मू कश्मीर में ही लगाया गया है। अगर मैं आसपास के प्रदेशों के शहरों से तुलना करता हूं, मैं दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़ से नहीं, मैं शिमला, अंबाला और देहरादून से तुलना करता हूं, तो उनकी तुलना में अगर वहां 100 रुपया टैक्स लगता है तो हमने 10 रुपया लगाया, 1/10। कुल शहरों में आवासीय जो भवन है, रेजिडेंशियल जो प्रॉपर्टीज है, उनकी संख्या 5,20,000 है, 5,20,000। उसमें 2,06,000 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो 1,000 स्क्वायर फुट से कम है, जिन पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है। मैं दोहराना चाहता हूं, 5,20,000 में 2,06,000 पर कोई टैक्स नहीं, माने 40% ऐसे लोग हैं जिनको कोई टैक्स नहीं देना है। दूसरी कैटेगरी है 1,000 से 1,500 स्क्वायर फुट, 1,000 to 1,500 स्क्वायर फुट। उस पर अधिकतम एक साल में, पूरे वर्ष में 1,000 का टैक्स देना है। पूरे वर्ष भर में 1,000, और वो भी जम्मू और श्रीनगर के कुछ खास इलाकों में। अगर मैं बात करूं बारामूला की, अनंतनाग की, उधमपुर की या बाकी शहरों की, तो वो अधिकतम 700 आने वाला है। तो इस तरह से 5,20,000 में से 4,09,600 घर ऐसे हैं, 40% पर तो टैक्स ही नहीं है। शेष जो लगभग 40% है, तो आजकल चाय भी 12 रुपए में मिल रही है। अगर 3 चाय पीते हैं एक सप्ताह, केवल 2 पिए तो टैक्स से ज्यादा बचत हो जाएगी। अगर मैं कॉमर्शियल प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो कुल 1,01,000 कॉमर्शियल प्रॉपर्टी पूरे जम्मू कश्मीर में है। हर शहर को जोड़ दें तब इसमें 46,000 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिन पर पूरे एक साल में 700 रुपए का टैक्स लगा है, 700 पर ईयर मैक्सिमम। और 30,000 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जिन पर पूरे वर्ष में अधिकतम 2,000 रुपए का टैक्स लगा है, और वो भी जम्मू और श्रीनगर के कुछ खास इलाके में, बाकी शहरों में और कम होगा। तो 76,000 ऐसे हैं जिनकी श्रेणी मैंने आपको बता दी। लेकिन अब बड़ा मॉल बना है, अब एमआर का मॉल बनेगा और टैक्स नहीं देगा अमनपुरी साहब, तो काम कैसे चलेगा। मेयर साहब वो भी बता रहे थे कि 70 साल में जो गलियां नहीं बनी थी वो भी बन गई, सफाई पहले से काफी बेहतर हो गई। और एक और बात हमने कही, ये जो पैसा जनता का है वो जनता के लिए ही उपयोग में लाया जाएगा, वो यूनियन टेरिटरी के कंसोलिडेटेड फंड में नहीं जमा किया जाएगा। अगर श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में आता है जो एरिया, तो वो पैसा श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में जमा होगा। यहाँ की आवाम की खिदमत में उस पैसे का इंतजाम खर्च किया जाएगा। लेकिन कुछ लोग हैं जो पता नहीं क्या क्या कहते हैं। किसी ने कहा था गांव में भी टैक्स लग गया है, और ऐसे जिम्मेदार लोग जो जिम्मेदार पदों पर रहे, गांव सभा में म्युनिसिपल टैक्स कैसे लग सकता है। जो धार्मिक हमारे संस्थान है, मस्जिद है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, चर्च है, इस पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन बेसिर पैर की बातें करने की आदत कुछ लोगों की है, जिन्होंने 4-4, 5-5 पीढ़ियों के लिए भ्रष्टाचार करके कूद संपत्ति जमा करी। जो दिल्ली और मुंबई में 5 लाख रुपए संपत्ति कर हर महीने देते हैं, वो इस बात का विरोध कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर की आवाम इस बात का विरोध नहीं कर रही, इस बात को मैं समझता हूं। एक दूसरा मसला उठाया गया सिलेक्शन को लेकर। आज मैं कहना चाहता हूं मित्रों
जम्मू कश्मीर आजादी के बाद से इतिहास में पहली बार केएस की परीक्षा में अंतिम कैंडिडेट का जब इंटरव्यू हुआ, उसके 3 घंटे के अंदर परीक्षा फल परिणाम हमने घोषित कर दिया था। एक कोई आरोप लगा दे कि गलत नियुक्ति हुई है, मैं सार्वजनिक रूप से कहना चाहता हूं, दूसरे मिनट में जम्मू कश्मीर से चला जाऊंगा। जहां शिकायत मिली है, वहां जो देश की सबसे प्रभावशाली एजेंसी है सीबीआई को जांच दी है, अनेक लोग गिरफ्तार हुए हैं। और मैं जनता को भरोसा देना चाहता हूं, खासतौर से नौजवानों को, कोई कितना भी ताकतवर क्यों न हो, बख्शा नहीं जाएगा। भारत का कानून और संविधान जितनी सख्त सजा दे सकता है, उसे सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी। संदेह अगर थोड़ा भी होगा, कुछ नौजवानों ने संदेह व्यक्त किया, जो एजेंसी एसएसबी के साथ मिलकर के काम करने वाली थी, कुछ लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं और वो लोग प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं। 47 लोग जम्मू कश्मीर की सरकारी सेवा से इसलिए निकाले गए कि वो आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त थे, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त थे। जिन लोगों ने 1.5 लाख लोगों को बैकडोर से भर्ती कर दिया, कभी योग्यता का ध्यान नहीं रखा, उनको कोई नैतिक हक नहीं है प्रश्न उठाने का, सवाल पूछने का। वो अपने गिरेबान में झांकें। मैं इस बात का पूरी जिम्मेदारी से भरोसा देता हूं। मैं जानता हूं खोमचा लगाने वाले लोगों के बच्चे भी आज अधिकारी बन रहे हैं। एक बच्ची मुझसे मिलने आई थी, मिठाई लेकर मेरे दरवाजे पर खड़ी थी। उसने कहा कि मेरा बाप ठेला लगाता है, सब्जी बेचता है। मेरी 7 पीढ़ी ने नहीं सोचा था कि जम्मू कश्मीर प्रशासन में हमें सरकारी नौकरी मिलेगी। वो दिन भी अब जम्मू कश्मीर में आ गया है कि सब्जी बेचने वाले का बेटा भी सरकारी नौकरी पाता है, और लोग सवाल उठा रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि अपने गिरेबान में झांकिए, लेकिन कभी कभी भगवान शंकर को विष भी पीना पड़ता है अमृत निकालने के लिए। प्रशासन चलाने के लिए जरूरत होगी तो विष पिया जाएगा, लेकिन किसी के दबाव में कोई गलत फैसला न हुआ है न आगे होगा। सरकारी जमीनें काफी खाली कराई गई, कुछ लोग बच गए हैं, सोच रहे हैं कि शायद हम बच जाएंगे। मैं आज सार्वजनिक रूप से कहने वाला हूं, कह रहा हूं और जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कोई बचने वाला नहीं है। सरकार की जमीन सरकार की होती है, किसी व्यक्ति की नहीं होती। और आज इस सभा में मैं कहना चाहता हूं कि जो सरकारी जमीन सरकार को मिली है, गलत लोगों ने जिस पर कब्जा किया हुआ था, जहां बड़ी जमीन है वहां हम इंडस्ट्री लगाएंगे। गांव के पास छोटी जमीन है, बच्चे खेल का मैदान के रूप में इस्तेमाल करें, उसे हम देने वाले। हमारे डिफरेंट सरकारी विभागों में स्कूल खोलना है तो जमीन हम देंगे, अस्पताल बनना है तो जमीन हम देंगे। मैं जानता हूं खासतौर से कश्मीर डिवीजन में बहुत सारे हमारे मित्र मिलते हैं और कहते हैं, साहब हमारे परिवार में किसी की मृत्यु हो जाती है तो हमारे पास जगह नहीं है दफन करने के लिए, उस जमीन का उपयोग हम ऐसे लोगों के लिए भी करना चाहते हैं जो कम से कम 2 गज जमीन जम्मू कश्मीर में पा सकें। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जनता का हित, आवाम की भलाई जम्मू कश्मीर प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का सदैव निर्देश है कि 1 करोड़ 30 लाख 1 करोड़ 35 लाख लोगों के लिए काम करने की जरूरत है। उन चंद 1500 लोगों के लिए जिन्होंने 5-5 पीढ़ियों के लिए दौलत गलत तरीके से कमाई है, उनको यह समझना चाहिए कि समय बदल गया है। अब वो समय चला गया, अब जनता की आवाज सुनी जाती है। एक तुलिप के हवाले से हमारे वाइस चांसलर इसका बैठे हुए हैं, हमारे सेक्रेटरी साहब बैठे। मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों से एक निवेदन किया था कि अब हॉलैंड से तुलिप का प्लांटिंग मटेरियल कश्मीर नहीं आना चाहिए। 2 साल में स्थिति हमें पैदा करनी है। देश में 400 करोड़ रुपए का व्यापार है, हमें ऐसी स्थिति बनानी है कि 400 करोड़ रुपया दूसरी जगह नहीं, हॉलैंड या दुनिया के दूसरे देश में नहीं, ये जम्मू कश्मीर के किसानों के पास आवे। ये स्थिति अगर हम बना सके तो मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी खिदमत हम करेंगे। इतनी बात करके मैं आप सबके प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हुआ, बाहर से आए मेहमानों के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हुआ